Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसके अंदर अच्छा खासा पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम वो सब अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। सो नाउ वी नो मैम प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ना, हमें अच्छे से पता है। नाउ वी नो हमें कोई कुछ भी पूछेगा हम प्रिंसिपल्स बता देंगे, लेकिन मैम अब हमें ये तो बताइए कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज 14 principles of management given by Fayol. Now you will say Fayol. Fayol means HF. HF means Henry Fayol. कौन था ये? कौन थे ये? हेनरी फ्यूल। अभी आप बोलेंगे मैम हमें हेनरी फ्यूल के बारे में कुछ बताइए कि हेनरी फ्यूल कौन थे एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक काम करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जितने भी लाइक हेनरी फ्यूल जैसे एक दो पर्सन जो भी आएंगे उनके बारे में हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में, कि इन केस अगर आपको पेपर के अंदर लाइक एक शॉर्ट नोट भी पूछ ले फॉर 5 मार्क या किसी भी चीज के लिए तो आप लोग उसको आराम से लिख पाए। ठीक है, तो हम उस हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा 14 प्रिंसिपल्स क्या है, कौन से हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लाइक 14 के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ पाए अच्छे से, लेकिन अगर किसी भी वजह से हमारे थोड़े बहुत रह गए तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। नाउ यू विल से मैम आपका लेक्चर तो बहुत दिनों बाद आया है, लाइक 3-4 डेज बाद आया। सो आई वॉज नॉट वेल, आई हैड अ थ्रोट इन्फेक्शन। आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा मुझे बहुत मुश्किल से लाइक मैं बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, लेकिन नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो आज से अब हम पंचुअलिटी से अपने लेक्चर्स को करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स क्या बताया था, याद है कि भूल चुके हैं? प्रिंसिपल मीन्स गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस। ठीक है, सिमिलरली हो या तो अब हम इसी तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं अपने 14 प्रिंसिपल्स। तो आइए लेट्स स्टार्ट। 14 प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा आता है डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहाँ मार्क हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, मैंने ना आपको एक शॉर्ट रील में भी बताया था। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स व्हाट, कि एक काम को ना हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक वर्क हमें एक ऑब्जेक्टिव गोल कंप्लीट करना है ना, तो हम उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हर एक काम उस बंदे को अलॉट करेंगे जो वो परफॉर्म कर सकता है। अब अगर एक पर्सन उस काम को बार बार परफॉर्म करेगा तो उससे क्या होगा, उससे वो उस बंदा उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, उस फील्ड के अंदर अच्छा हो जाएगा, जिससे क्या अचीव होगा, स्पेशलाइजेशन अचीव होगा। देखिए यही चीज यहां पर बोली गई है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ये, देखिए the work is divided into small tasks or jobs. A trained specialist who is competent is required to perform each work. Thus division of work leads specialization. According to Fayol, the intent of division of work is to produce more and more better work for the same effort. Specialization is the most efficient way to use human effort. For example, in a company, we have separate departments for finance, for marketing, for production. All of them have specialized person. यही चीज मैंने आप लोगों को बताई है। देखिए हम्म या देखिए मेरी कंपनी में लाइक हम अपनी एक अच्छी खासी शॉप चला रहे थे, जीजी। यू रिमेम्बर अपने क्लास के अंदर चैप्टर के अंदर तो हमने पढ़ा ही जीजी के बारे में सब कुछ। सो हमने एक जीजी चलाई थी
इस जीजी के अंदर मैंने क्या बताया था, एक बंदा पानी बनाएगा, एक बंदा पूरी बनाएगा, एक बंदा सॉस बनाएगा, लाइक सौंठ की चटनी जो होती है। सो हर बंदा अपना अपना काम परफॉर्म करेगा। अल्टीमेटली करना क्या है, सेल तो हमें जीजी, गोलगप्पे हमें क्या करने, सेल करने हैं, और सेल करके हमें प्रॉफिट कमाना है। अल्टीमेट गोल तो मैम हमारा यही है। लेकिन हमने इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करा, हमने काम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा। अभी जो पर्सन यहाँ पे काम कर रहा होगा, जो पर्सन इसका काम कर रहा होगा, जो पर्सन इसका काम कर रहा होगा, ये पर्सन जब इस काम को रेपिटेडली 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 परफॉर्म करेंगे, इसको परफॉर्म करने से ये इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिस होगी, रिविजन होगी इस काम की, बार 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 बार, तो करने से क्या होगा, इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। क्या होगा इससे, स्पेशलाइजेशन होगा। क्योंकि मैम जब हम एक काम, इफ मैं अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ाती रहूंगी कंटिन्यूअसली, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि मैं इस काम को करने में स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगी। आई विल बी सो कंफर्टेबल, मैं इस काम को बहुत मेरी स्पेशलिटी हो जाएगी कि मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ। जैसे कहते हैं दिल्ली की स्पेशलिटी छोले भटूरे, क्योंकि यहाँ पे एक काम को इतना ज्यादा परफॉर्म किया जा रहा है, या दिल्ली में भी हम एक पर्टिकुलर प्लेस बना देते हैं। लेकिन फिर जो विराट कोहली ने बताए थे एक छोले भटूरे हमें, विराट कोहली ने जो छोले भटूरे बताए थे, आफ्टर ऑल वहां की कोई स्पेशलिटी होगी। अब स्पेशलिटी क्या है, छोले भटूरे। भाई उस काम को उन्होंने छोटे छोटे काम में बांट रखा है। अब उन्होंने बांट रखा तो हर बंदा अपने अपने काम में स्पेशलाइज है। इसी तरह से इन्होंने भी यही कर रखा है, जिससे ये लोग स्पेशलिस्ट हो गए हैं उस चीज में। तो इसी को बोलते हैं डिविजन ऑफ वर्क, कि जब आप एक काम को एक साथ इकट्ठा नहीं करो, हर काम को उस बंदे को दो जो बंदा उसको परफॉर्म कर सकता है अच्छे से। आपने एक बार उस काम को उस पर्सन को अलॉट कर दिया, जब वो उसको काम को अच्छे से करता रहेगा तो वो उस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़े। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल, एक सेकेंड मैं, The work is divided into small tasks. A trained specialist, क्या बोला उसने, एक ट्रेन स्पेशलिस्ट है जो उस काम को कंपिटेंट होता है, वो परफॉर्म करता है। ठीक है, इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। According to Fuel, the intent of division of work is to produce more and better work for the same effort. Specialization is the most efficient way. क्या बोला उसने, स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे, कि भाई स्पेशलाइजेशन जो है ये बहुत अच्छा एक एफिशिएंट वे है कि जिससे आप ह्यूमन एफर्ट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमने एक इकट्ठा नहीं सारा काम कर रखा, हमने उसके अंदर भी ना छोटे छोटे पार्ट्स में काम को डिवाइड कर रखा है। फाइनेंस का काम वो करेगा, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, तो वो अपने अपने काम में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए देखो, अब एक होता है हमारा अथॉरिटी एंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो अथॉरिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, पावर। क्या होता है, पावर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से आप समझ लो ऑब्लिगेशन होती है कि आपको इस काम को परफॉर्म करना है। लाइक आपके घर की पावर आपके फादर के पास है। किसके पास है, फादर के पास है। एंड उन्होंने आपको कोई काम करने को बोला, सो यू हैव टू परफॉर्म। सो अब आपके ऊपर क्या आ गई है, ऑब्लिगेशन, कि आपको उस काम को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर देने वाला, पापा ने बोला बेटा बाजार से जाकर 10 किलो आम ले आओ, 10 kg आम, मैंगोस, उन्होंने बोला। इन्होंने क्या दिया, ये कौन हो गए, ऑर्डर देने वाले, मतलब इनके पास क्या है, अथॉरिटी है इनके पास। और आप जाकर आम लेकर आए, आपके ऊपर क्या आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको आम लेकर आने हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सिमिलर एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। अभी देखो ऐसा नहीं हो सकता कि
देखो, एक काम, मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या है, मेरी कोचिंग है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस पे पढ़ रहे हैं, WOCC पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा हुआ कि मैं अभी थोड़े दिन नहीं थी, मैंने सपोज कीजिए अर्जुन सर से बोला, अर्जुन सर आप मेरे बिहाफ पर 2 क्लासेस ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने उनको बोल दिया कि आप मेरे बिहाफ पर 2 क्लासेस ले लीजिएगा। अब अर्जुन सर पे क्या आई, अर्जुन सर पे तो आई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको लेनी है क्लासेस। अभी अब उन्होंने मुझसे बोला कि मैम मैं क्लासेस तो ले लूंगा, लेकिन आपके पीछे जो ये नेम आ रहा है, या नाम तो मेरा आना चाहिए, कि मैं अगर 2-3 क्लासेस लूंगा तो मेरा नाम पीछे डिस्प्ले होगा। तो मैम आई वुड लाइक टू डिस्प्ले माय नेम एट द बैक। मैंने उनको बोला नहीं नहीं, आप कोई नाम नहीं लगाओगे, मेरा ही नाम आना चाहिए पीछे, क्योंकि आपको तो मैंने टेम्पररी बोला है पढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला मैम एक काम करते हैं, मैम मुझे आपका सेटअप चाहिए होगा आपकी क्लासेस लेने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अपना कोई सेटअप प्रोवाइड नहीं करूंगी आपको, आप अपने सेटअप पे पढ़ाओ। तो इससे क्या हुआ यार, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको दे दी, लेकिन पावर तो कुछ दी ही नहीं है उनको। अब मैं अगर उन्हें पावर नहीं दूंगी कि आप क्लासेस, मैंने बोल दिया क्लासेस लो, लेकिन उस क्लासेस को लेने का जो प्रोसीजर रहेगा पर्टिकुलर, उनको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उन चीजों को यूज करने की पावर या उन चीजों को अप्लाई करने की परमिशन मैं उनको नहीं दूंगी, तो वो क्लासेस कैसे लेंगे। तो अगर मैं उनको पावर नहीं दूंगी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सपोज फादर ने बोला मैंगोज लेकर आना, लेकिन फादर ने पैसे ही नहीं दिए आपको, तो आप कैसे अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों एक साथ लेकर चलने चाहिए, अलग अलग नहीं कर सकते आप इनको। अब आइए पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकली ये क्या बोलता है। देखें, authority and responsibility. According to Fuel, authority and responsibility should go hand in hand. It means when a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the result, it is only possible when he is given sufficient authority to discharge his responsibility. यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल आ गया, यहाँ पे अर्जुन सर वाला एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। यहाँ किसका एग्जाम्पल आया, अर्जुन सर वाला, कि मैंने उन्हें बोला क्लासेस तो ले लो, बट मैंने उनको सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं दी। दिस इज व्हाट, दिस इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फादर ने मैंगोज लाने को तो कहे, लेकिन पैसे नहीं दिए, दिस इज व्हाट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए ये दोनों एक साथ होने चाहिए, हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ मिलकर चलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अप इज डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन। नाउ यू विल से मैम डिसिप्लिन शांत रहने वाला डिसिप्लिन, नॉट शांत रहने वाला डिसिप्लिन, यहाँ पे बोलेंगे डिसिप्लिन, ऐसे बैठ, डिसिप्लिन, हंसते रहे, डिसिप्लिन ऐसा वाला डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पर। डिसिप्लिन क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल all the organization rules and employment agreement should be obeyed by both the superiors and the subordinate, which are necessary for a successful working of an organization. कहने का मतलब सिंपल सोबर सा ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स है और जितने भी एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स है ना, अग्रीमेंट के तहत भी हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं कि ये चीजें हम लोग फॉलो करेंगे, ऐसे ऐसे हम इस काम को परफॉर्म करेंगे। अग्रीमेंट के अंदर भी कुछ चीजें गिवन रहती है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल और एक अग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स हैं, ये जो है ये सभी के सभी लोग फॉलो करेंगे, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबॉर्डिनेट हो। ऐसा नहीं है लंच टाइम इज 1 to 2 PM, ये क्या है, ये रूल है मेरा। अब ऐसा नहीं है कि सुपीरियर तो 3 से 4 बजे अपने खाना खा सकते हैं, अलाउड है, लेकिन सबॉर्डिनेट सबको 1 से 2 बजे खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो रूल बनाया गया है वो सभी के सभी लोग फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबॉर्डिनेट। क्लियर। Next is unity of command. According to this principle, an individual employee should receive order from only one superior at a time
एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू ओनली दैट सुपीरियर। मैम इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं इसको भी अच्छे से। ओ क्या हो रहा है ये। हम्म, देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पर कि भाई ये प्रिंसिपल सीधा साधा ये बोलता है कि एक बंदा ना एक ही पर्सन, इफ देयर इज एन एम्प्लॉय, तो वो एक ही बंदे से ऑर्डर लेगा एक टाइम पे और उसी के लिए आंसरेबल होगा। देखो कैसे, ये आया आपका यहाँ पर हेड, ज्यादा बीच में हो गया भाई। देखिए ये आया यहाँ पर हेड, ठीक है। इसने यहाँ पर, ये इसके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। इसमें से इसने इस एम्प्लॉय को ना एक काम बोला कि आप जाओ और जाकर जीजी, अपनी जीजी को ही लेकर चलते हैं साथ में, जीजी। इसने इस बंदे को क्या बोला कि आप जाओ और सारे के सारे मटेरियल ले आओ, जो भी हमें मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा ना इस काम को परफॉर्म करने के लिए, आप जाकर सारा का सारा सामान ले आओ, ठीक है। वहीं से मेरी एंट्री हुई, मैंने इस पर्सन को बोला सुनो यार, जरा बैंक जाओ और बैंक से ये पैसे विड्रॉ करके ले आओ। वहीं से तीसरा बंदा आया, उसने भी इसी पर्सन को बोला कि यार सुनो, जाकर ना जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनको बोलो कि हम लोग कल कि मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जाकर मीटिंग का बोल कर आओ। भाई पर्सन एक और काम आप लोग तीन तीन बोल रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है एक पर्सन के लिए कि वो ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। इट्स वेरी हेक्टिक। तो ये प्रिंसिपल ने सीधा साधा क्या बोला है ये देख, इसने बोला कि एक पर्सन एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन की ऑर्डर लेगा और इसी को ही आंसरेबल होगा, विच मीन्स बाकी दो लोगों या जितने भी लोगों ने जो भी चीज बोली वो रिडंडेंट हो जाएगी, विच मीन्स वेस्ट हो जाएगी, उनकी बातें वो नहीं सुनेगा, एक टाइम पर एक ही पर्सन की सुनेगा। इसने बोला जाओ मटेरियल लेकर आओ, तो ये जाएगा मटेरियल लेकर आएगा, इसी को जवाब देगा कि आपने मुझे अगर 1000 रुपीज दिए थे तो मैंने 1000 में से 750 स्पेंड कर दिए हैं एंड रिमेनिंग ये बचा, रिमेनिंग आप रख लीजिए। वन टाइम पे एक ही पर्सन को रिस्पॉन्सिबल होगा और एक टाइम पर इसका एक ही हेड हो सकता है, एक टाइम पर दो तीन लोग इस पर्सन के हेड नहीं हो सकते। क्लियर? अब देखो दोबारा ध्यान से पढ़ो इसी चीज को। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, उसने बोला है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल individual employee should receive order from only one superior at a time and that employee should be answerable to only that superior। clear material वाला। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चों को ना यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत 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 ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ पॉइंट्स बहुत सिमिलर है, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा इसके अंदर इशू आता है, लेकिन हम इसको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। Unity of direction. All units of an organization should be moving towards same objective through coordinated and focused efforts, which means कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हुए चलेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ, इधर उधर भटकना नहीं है, सब लोग एक ही काम के लिए चलेंगे। Each group activities having same objective must have one head and one plan। अब ये रूल पता है क्या बोलता है, इसको ना हम सिंपली पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वन हेड वन प्लान। ये नाम ही अगर पेपर में कभी आ जाए ना वन हेड वन प्लान, तो यही है, समझ लेना कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर। देखो उसने क्या बोला कि हम लोग एक ही काम, एक ही एक ही डायरेक्शन में, जो हमारा मेन गोल है, सब लोग उसी की तरफ काम करते हुए चलेंगे थ्रू कोऑर्डिनेटेड वे में, सब लोग एक साथ मिलते हुए काम करेंगे। लेकिन
उससे साथ ही साथ में ये बोला ईच ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव one head and one plan. This ensures unity of action and coordination. For example, if a company is manufacturing motorcycles as well as cars, and then it should have two separate divisions of both of them. Each division should have its own in charge, plan, and execution resources. On no account should the working of two divisions overlap. Now let us differentiate between two principles. ये कुछ नहीं, ये मैंने actually लिखा नहीं है इसके बारे में. बेसिकली वो ना क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, इट्स वेरी सिंपल, कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन इतना नहीं है. देखो उसने क्या बोला है, वन हेड वन प्लान. सपोज करो अगर मेरा एक कार का काम भी है यहाँ पर और यहाँ पर मेरा मोटरसाइकिल्स का भी काम है, तो ऐसा नहीं हो सकता इन दोनों का हेड में एक ही बंदे को बना दूं और ये दोनों के दोनों काम सेम ही प्लान से परफॉर्म हो रहे हैं. लाइक मेरा प्लान है 500 कार बेचना, सिमिलर मैंने रख लिया 500 ही मोटरसाइकिल्स बेचनी है. अगर कार के लिए 10 बंदे यूज हो रहे हैं तो मैं मोटरसाइकिल के लिए भी 10 ही बंदे यूज कर रही हूँ, यू नो, टू मेक 10 ही बंदों का यूज करा. अरे यार दोनों काम अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है, तो दोनों के लिए प्लान भी अलग अलग रखो, दोनों का हेड भी अलग अलग रखो, कि ताकि मोटरसाइकिल्स का काम भी अच्छे से परफॉर्म हो सके और कार्स का भी काम अच्छे से परफॉर्म हो सके. अभी एक टाइम पर देखो, क्लियर एक बारी क्लियर करते हैं इसको, यू नो. देखो ये कार हो गई, मुझे मोटरसाइकिल नहीं बनानी आती, समझ लो ये मोटरसाइकिल हो गई. अब यहाँ पर कार भी बनती है, मोटरसाइकिल भी बनती है और इसका हेड सिर्फ हमने एक ही बंदे को बना रखा है. अब अगर मोटरसाइकिल डिपार्टमेंट में कोई भी इशू आ जाए, इसका सारा का सारा फोकस चला जाएगा यहाँ और कार के काम पे से फोकस क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा. इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली वो तो सिक्योर नहीं हो पाएगा. इसीलिए हर काम के लिए हर काम के लिए एक सेपरेट हेड होना चाहिए और दोनों कामों को करने का तरीका, प्लान भी डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं रख सकते हो आप. यही चीज बोलता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब ध्यान से पढ़ेंगे. अब क्या देखो, all the units of an organization should be, ये पढ़ लिया हमने. देखो each group of activities having same objective must have one head and one plan. अब मोटरसाइकिल को काम के परफॉर्म किया, जैसे हमने मोटरसाइकिल बनाया, उसी के काम को परफॉर्म करने के लिए हम 2-3 लोग और नहीं लगा सकते कि आओ परफॉर्म कराओ. अब 2-3 लोग अलग प्लान बता रहे हैं, यार एक काम को करने के लिए 3-4 प्लान बना दिए, 3-4 हेड बना दिए, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा. ऐसा नहीं करेंगे, एक प्लान होगा और उस प्लान का एक ही हेड रहेगा. ये बोलता है सिंपली ये वाला प्रिंसिपल. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ये यहां कैसे आ गया, चलो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. देखो according to this principle, interest of an organization should take priority over the interest of any one individual. कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है कि यार एक बंदे का पर्सनल गोल होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है और एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है. अभी पर्सन को क्या होता है, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए. इसी तरीके से इंटरेस्ट की भी बात आती है कि किसी का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक जनरल इंटरेस्ट होता है जो हमको सर्व करना होता है. अब यार इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते, थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को सर्व करना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए ये क्या बोलता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे इतना फोकस नहीं करना, सभी के सभी लोगों को फोकस करना है जनरल इंटरेस्ट पे. सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे आप फोकस नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग इंटरेस्ट है. आप अगर सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करने बैठेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट
जो जनरल इंटरेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना उसको भी इस तरीके से फोर्स किया जाए कि वो जनरल इंटरेस्ट की तरफ मूव करे। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अ परचेज मैनेजर ऑफ अ कंपनी हैज टू परचेज 100 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल। भाई एक परचेज मैनेजर है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना है। अब उसका जो बेटा है ना वो उसी रॉ मटेरियल का सप्लायर है। हिज सन हैपेंस टू बी द सप्लायर ऑफ वो भी सप्लायर उसी प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर। द मैनेजर परचेजेस द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज सन एट द रेट हायर देन द मार्केट रेट। भाई मार्केट में तुम्हें 10 रुपए की चीज मिल रही है, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा बेटा है और उसके पास वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तुमने 10 रुपए की चीज 15 रुपए में अपने बेटे से खरीद ली। अब इससे तुम्हारे बेटे का और तुम्हारा तो फायदा हो गया, पर्सनल इंटरेस्ट तो तुम्हारा सब हो गया, लेकिन जनरल इंटरेस्ट का क्या? कंपनी को तो तुम लॉस में ले गए, या कंपनी का तो तुमने इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करवा दिया, इतना ज्यादा खर्चा करवा दिया। भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने पे फोकस नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जनरल ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो। विच मीन्स कि अगर वो मार्केट में 10 रुपए का रेट है, आप अपने बेटे से 15 रुपए का ले रहे हैं, ये नहीं करना। कोशिश करो वो 10 रुपए की चीज आपको 9 रुपए के अंदर दे दे के जनरल इंटरेस्ट सर्व हो, पर्सनल नहीं। इज दैट क्लियर? देखो, दिस will profit manager personally but the company will incur heavy loss. This situation is undesirable. यही बात अभी हमने करी। सो ये क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। ये है हमारा 7th प्रिंसिपल। आई गेस अगर हम आज सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स पढ़े और इन्हीं 7 प्रिंसिपल्स को डन कर दे तो सही रहेगा, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लें। लेट्स सी, देखते हैं। Remuneration to employees. According to this principle, the employee should be paid which should give them at least a reasonable standard of living. भाई पहली बात ये है, आप इतने सारे एम्प्लॉयज से काम करा रहे हैं, आप मंथली इनकम सिर्फ 100 रुपीज दे रहे हैं। इज दिस डिजायरेबल? कि कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो बोलेगा यार यहाँ से तो मुझे कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा इतनी मेहनत करवाता है और 100 रुपए महीने का देता है। लाइक सीरियसली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, आप हर एम्प्लॉय को एक ऐसी रेम्यूनरेशन देंगे जिससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सके या अपना घर चला सके। ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ अपना फायदा निकाल रहे हैं और उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं करें। ऐसा पहले के टाइम में हुआ करता था कि लोग सोचते चल जो मिल रहा है वही सही, बट ये अच्छी चीज नहीं है। आप लोग फेयर रेम्यूनरेशन देंगे, सबको अच्छी रेम्यूनरेशन देंगे जिससे वो अपने घर को चला सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस कर सके। एम्प्लॉय शुड बी पेड विच गिव देम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपको बोल दिया जाए लाइक सीईओ पोस्ट पे और सीईओ 15,000 पे दिए जा रहे हैं, लाइक आपके काम के हिसाब से क्या आपको अच्छे पे मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ये डिजायरेबल ही नहीं है, रीजनेबल ही नहीं है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से तो मैच ही नहीं करता, आपकी इतनी क्वालिफिकेशन से मैच ही नहीं करता। तो ये ध्यान में रखना है कि रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज रीजनेबल होनी चाहिए, ताकि रीजनेबल इन सेंस कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा रहे। देन है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने आप में, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, सेंट्रलाइजेशन होता है कंप्लीट पावर किसी एक पर्सन के पास होना, यू नो डिक्टेटरशिप जिसको हम बोलते थे ना, यार सारा का सारा वही लागू कर रहा है, वही सब हो रहा है। ये समझो सेंटर, एकदम सेंटर में सारी की सारी हमने पावर जो है ना वो दे रखी है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि हमने पावर जो है ना वो डिवाइड कर रखी है, आगे हमने कैरी फॉरवर्ड कर रखी है, उस पावर को स्प्रेड कर रखा है, लोगों को दी हुई है वो पावर। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर मेरे हाथ में, मैं किसी की सुन ही नहीं रहा हूँ, बाकी सब मक्खी है मेरे सामने, अपन ही भगवान है, मैं ही मैं हूँ सब कुछ। दिस इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन यू डिवाइड द पावर्स अमंग अदर एम्प्लॉयज एंड अदर सबऑर्डिनेट्स। देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, according to this principle, superior should adopt effective centralization instead of complete centralization and complete decentralization. अब देखो, आप कुछ करते नहीं, बस आप बैठे, तू क्या काम करेला है? हाँ तू जा ना, तू कर ना, हाँ तुझे जो करना है तू कर, या एक काम मैं करती हूँ, शराब, तुम कुछ नहीं बोलोगे, जो मैंने बोला वही का वही फॉलो होगा, नहीं सुनना मुझे कुछ,
नहीं सुन रहा, चल यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, ये नहीं चलेगा। आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते कि जो आप बोल रहे हो वही सब लोग फॉलो करें, या आप कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं कर सकते कि सब लोग कर रहे हैं आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। देयर शुड बी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इफेक्टिव होना चाहिए, लाइक आपके पास भी पावर होनी चाहिए, बाकियों के पास भी, सबके पास नहीं, लाइक जो केपेबल है बाकियों के पास भी पावर होनी चाहिए। For example, decision in respect of determining the objectives, principles, policies, expansion of business, etc. should remain in the hand of superior. यार पॉलिसी क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब तो कोई सुपीरियर ही डिसाइड करेगा। लेकिन जो उस काम को अब उस काम को परफॉर्म करने के लिए जो सामान हमें चाहिए, गोलगप्पे, मेरा टारगेट ही मैंने सेट करा है कि गोलगप्पे की शॉप खोलकर मुझे एक महीने में 5,000 रुपए कमाने हैं, लेकिन उस 5,000 रुपए को कमाने के लिए उस काम को परफॉर्म कैसे किया जाएगा मैंने वो भी प्रोसीजर भी बता दिया। लेकिन अब उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, इसकी पावर भी मैं नहीं रख सकती, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इसकी पावर मुझे आगे डेलीगेट करनी पड़ेगी अपने सबॉर्डिनेट्स के पास। तो क्या कह रहा है कि यार पॉलिसी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव की पावर तो मेरे पास रहनी चाहिए, लेकिन उस काम से रिलेटेड और अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, मुझे डेलीगेट कर देना चाहिए। लाइक जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा एंड रिसोर्सेस चाहिए होंगे और जितनी भी चीजें मुझे चाहिए होंगी वो मैं किसी और को डेलीगेट कर दूंगी। दिस इज इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन should be delegated to the subordinates, that is centralization and decentralization. सो आज की क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। आगे हमारे 6 प्रिंसिपल्स और बचे हैं जो कि बहुत इजी हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं। इसमें एक प्रिंसिपल हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, दैट इज स्केलर चेन। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हेनरी फ्यूल के बारे में भी पढ़ लेंगे कि हेनरी फ्यूल से रिलेटेड एक 5 मार्क का अच्छा खासा शॉर्ट नोट हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे और हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पैकअप हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो, आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। जितने प्रिंसिपल्स हम लोगों ने करे हैं आपके माइंड में अच्छे से गए होंगे, इन्हें प्लीज रिवाइज कीजिएगा और आगे के प्रिंसिपल्स हो सके एक बार गो थ्रू करके आइएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर अप करेंगे, हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड don't forget to follow World of Commerce Classes channel. Thank you.